जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जो सदियों तक भारत पर राज करता है, वो अचानक से बिखर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? आज हम उसी उथल-पुथल भरे दौर की कहानी में उतरेंगे। ये है मौर्य साम्राज्य के बाद का भारत, जहां सत्ता के लिए एक बिल्कुल नई जंग शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि जब एक महान साम्राज्य गिरता है तो होता क्या है। देखिए, इतिहास में जब भी ऐसा होता है तो पीछे छूट जाता है एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम। और इस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें एक दौड़ की तरह आगे बढ़ती हैं। मौर्यों के बाद भारत में ठीक यही हुआ और इसने देश का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हम साम्राज्य के पतन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से स्थानीय राजा उभरे और बाहर से कौन सी नई ताकतें आईं। इसके बाद हम जानेंगे कि इन सब के मिलने से कैसी अनोखी संस्कृति बनी, और आखिर में हम ये देखेंगे कि पत्थर और सिक्कों में वे अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, साम्राज्य का पतन। जैसे ही मौर्य वंश का सूरज डूबा, भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया और इसे भरने के लिए मैदान में उतरी दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें। तो ये दो धाराएं कौन सी थीं? एक तरफ तो थे भारत के अपने स्थानीय राज्य, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन, और दूसरी तरफ से आ रहे थे मध्य एशिया के राजवंश, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। अगले कई सौ सालों तक भारत का इतिहास इन्हीं दो ताकतों की टक्कर और इनके मेल जोल की ही कहानी है। चलिए पहले बात करते हैं पहली धारा की, यानी वो भारतीय राजवंश जो मौर्य साम्राज्य की राख से उठे और जिन्होंने सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया। इनमें सबसे पहले आते हैं शुंग। ये एक ब्राह्मण राजवंश था जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य सम्राट को हटाकर की थी, और उनका सबसे बड़ा काम वो था ब्राह्मणवाद को फिर से खड़ा करना, मतलब वैदिक यज्ञों और परंपराओं को दोबारा बढ़ावा देना, जो मौर्य काल में थोड़ा पीछे छूट गया था। पुष्यमित्र शुंग भाई इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। एक तरफ तो बौद्ध ग्रंथ उसे 84,000 स्तूपों का विनाशक बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें पुरातात्विक सबूत मिलते हैं कि उसी के राज में भरूच जैसे बड़े स्तूप बनाए भी गए। तो आखिर वो था कौन, एक विनाशक या एक निर्माता? ये विरोधाभास आज भी इतिहासकारों को उलझा देता है। शुंगों के बाद दक्कन में एक और बड़ी ताकत उभरी, सातवाहन। इनके राजाओं की उपाधियां ही उनकी पूरी कहानी कह देती हैं। जैसे शातकर्णी प्रथम, वो खुद को कहते थे दक्षिण पथपति, यानी पूरे दक्षिण के स्वामी। राजा हाल एक कवि थे तो उन्हें कविराज कहा गया। और गौतमी पुत्र शातकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि ली, जो दिखाता है कि वो वर्ण व्यवस्था को कितना महत्व देते थे। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं दूसरी धारा की तरफ, वो लड़ाके राजवंश जो मध्य एशिया से भारत आए। और ये कोई एक हमला नहीं था, बल्कि एक के बाद एक 4 बड़ी लहरें थीं जो उत्तर पश्चिम से भारत में दाखिल हुईं। इनके आने का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, फिर उन्हें हराकर शक आगे बढ़े। शकों के बाद आए पार्थियन, और इन सब पर भारी पड़े सबसे शक्तिशाली कुषाण। इंडो ग्रीक अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आए, भारत में सोने के सिक्के। जी हाँ, इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनका सबसे मशहूर राजा था मेनांडर, जिसे भारत में मिलिंद के नाम से जाना गया। उसने तो बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, और एक बौद्ध भिक्षु के साथ उसकी बातचीत मिलिंदपन्हो नाम के ग्रंथ में आज भी दर्ज है। इंडो ग्रीक के बाद आए शक, और उनके एक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ में एक ऐसा शिलालेख खुदवाया जिसने समझिए इतिहास की समझ को ही बदल कर रख दिया। अब ये जूनागढ़ शिलालेख इतना खास क्यों है? क्योंकि ये कई फर्स्ट्स का खजाना है। ये संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख है। ये काव्य शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। यही वो पहला दस्तावेज है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं। और तो और हमें स्वयंवर का पहला सबूत भी यहीं से मिलता है। सोचिए, एक पत्थर ने हमें कितना कुछ बता दिया। शक और पार्थियन के बाद इन सभी बाहरी शासकों में जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साबित हुए वो थे कुषाण। कुषाणों की कहानी शुरू तो होती है कुजुल कडफिसिस से, लेकिन असली मोड़ आता है 78 एडी में, जब कनिष्क राजा बनता है। उसने शक संवत कैलेंडर शुरू किया, और कमाल की बात देखिए, यही कैलेंडर आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। कनिष्क बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे भी चीन के जनरल पांचाऊ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो अब तक हमने 2 अलग अलग धाराओं को देखा, एक स्थानीय,
एक विदेशी। अब देखते हैं कि जब ये दोनों दुनियाएं टकराईं तो क्या कुछ नया बना। और यकीन मानिए, ये दौर एक महान सांस्कृतिक संगम का था, एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट। इस टकराव का सबसे खूबसूरत असर पड़ा कला पर। इंडो ग्रीक अपने साथ लाए यूनानी स्टाइल वाली हेलेनिस्टिक कला, उधर कनिष्क के समय में पनपी गांधार कला, जिसमें बुद्ध को यूनानी देवताओं की तरह दिखाया गया, और वहीं दक्षिण में सातवाहनों ने अमरावती में पूरी तरह से भारतीय शैली को बढ़ावा दिया। एक ही देश में एक ही समय पर 3 अलग-अलग कलाएं फल फूल रही थी। धर्म के मामले में भी ये दौर कमाल का था। जहां शुंग और सातवाहन जैसे भारतीय राजा ब्राह्मणवाद को वापस ला रहे थे, वहीं मिनेंडर और कनिष्क जैसे बाहरी शासक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक बन गए। इतना ही नहीं, वैष्णव धर्म का पहला सबूत भी एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के स्तंभ से मिलता है, और माना जाता है कि इसी दौर में ईसाई धर्म भी भारत पहुंचा था। ब्राह्मणवाद के इस नए दौर में एक विचार बहुत मजबूत हुआ, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, मतलब यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठानों में जो पशु बलि दी जाती है उसे हिंसा नहीं माना जाएगा। ये बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को सीधी चुनौती थी और उस समय के बदलते विचारों का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और अब आते हैं हमारे विश्लेषण के अंतिम भाग पर। आखिर इस उथल-पुथल भरे दौड़ ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? देखिए, इस युग ने हमें जो विरासतें दी वे आज भी हमारे साथ हैं। सोने और चांदी के मानकीकृत सिक्के, शक संवत कैलेंडर जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ, बुद्ध की मूर्तियों वाली गांधार कला, संस्कृत में लिखे शिलालेखों की परंपरा और भारत में नए धर्मों का आगमन, ये सब उसी दौर की देन है। जरा इस एक संख्या पर गौर कीजिए, 35। उस दौर में एक सोने के सिक्के की कीमत ठीक 35 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी व्यवस्थित थी, जहां हर सिक्के का एक तय मूल्य था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? यही कि मौर्यों के बाद का समय सिर्फ पतन का नहीं था, बल्कि ये एक नए निर्माण का, एक नई शुरुआत का दौर था। ये वो समय था जब पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और टकराव और मेलजोल से भारत की एक नई पहचान गढ़ी जा रही थी। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो ये दौर आखिर था क्या? संघर्ष का या सृजन का, या शायद दोनों का? और कैसे इतिहास की यही उथल-पुथल किसी देश की स्थायी पहचान बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।